हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है हमारा कूलाम्स लॉ पे। हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ पे। तो कूलाम्स लॉ बेसिकली है क्या, इस बात को समझ लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलाम, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लैब में, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस की हेल्प से उन्होंने दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को मीजर कर लिया और कुछ कंक्लूजन निकाले। उस कंक्लूजन को ही हम लोग कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। तो हमने क्या किया है ना, दो चार्जेस ले रखे हैं यहां पर, एक है Q1 चार्ज और एक है Q2 चार्ज। उनको R डिस्टेंस पे प्लेस करा रखा है, मतलब गैप कितना है उनके बीच में, R दूरी है उनके बीच में, और इनके बीच में कुछ फोर्स लगने वाला है। इसको कूलाम्स ने मीजर कर लिया है। तो अब ये जो फोर्स है किस तरह का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं कि अनलाइक चार्जेस। जैसे अगर लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस ले सकते हैं या माइनस माइनस ले सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। और अगर हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो इस केस में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि कितना मैग्नीट्यूड होगा। इस बात को समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम लोग कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और उन्होंने किसने किया, तो चार्ल्स कूलाम ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो इसका जो स्टेटमेंट है, तो कूलाम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, मतलब दो रुके हुए चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वह कैसा है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन आर बिटवीन द पार्टिकल्स एंड डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। क्या मतलब निकला इसका, कि जो भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस डिस्टेंस के, उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला स्टेटमेंट हमने लिख दिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम बोलते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बोलेंगे r²। सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r² या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो फोर्स है वह क्या है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। मतलब जो कूलाम फोर्स लगने वाला है, जो कूलाम्स ने फोर्स निकाला है, वह फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मल्टीप्लाई के, प्रोडक्ट के। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। फर्दर इसको लिखते हैं तो है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। सो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है, तो जिसकी वैल्यू है K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे टर्म की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। तो ये तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें एक नया टर्म आ गया, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन जो है एक ग्रीक वर्ड है ना, ये लिख रखा है, इसका साइन है, इधर पे O बना देते नीचे, और उसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन है क्या, तो एप्सिलॉन बेसिकली है क्या, परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। नॉट का इस्तेमाल किया है इसलिए यहां पर ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी होती क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। तो जब भी हम किसी चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं, चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस छोड़ता है ना, एक प्रभाव बना लेता है अपने चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। और उस प्रभाव में मीडियम कितना इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, इस बात को बताती है हमारी क्या, परमिटिविटी। तो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा परमिटिविटी उतनी ज्यादा होने वाली है। लेकिन फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है, तो 8.85 × 10⁻12। ये इसकी वैल्यू आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग, सपोज दैट ये Q1 और Q2 चार्ज के बीच में कुछ मीडियम है, कुछ मीडियम हमने भर दिया, फ्री स्पेस नहीं, वैक्यूम नहीं, कुछ है यहां पर मीडियम है, तो फोर्स कितना लगेगा, इस बात को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ ए परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम अपॉन, है ना, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। तो मीडियम की परमिटिविटी में डिवाइड कर दिया किसका, फ्री स्पेस का, तो हमको क्या मिल गया, रिलेटिव परमिटिविटी मिल गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, क्या है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ये लिख रखा है। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला बनाना है तो उस जगह पर हम एप्सिलॉन का इस्तेमाल करेंगे। तो F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट
इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मीडियम के केस में हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो हम लोग फिर वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का भी इस्तेमाल करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और अगर कोई कंडक्टिव मीडियम हमने फिल कर रखा है दो चार्जेस के बीच में, उस केस में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कितनी वैल्यू होती है, तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो कूलॉम्स लॉ जो है बेसिकली कहाँ पर एप्लीकेबल है कि चार्ज हमारे कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, है ना, काफ़ी छोटे चार्ज होने चाहिए। अब इसका सेंस क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज वह चार्ज होते हैं कि जब भी हम लोग दो चार्जेस को प्लेस करा रहे हैं, दो चार्ज बॉडी को प्लेस करा रहे हैं, तो उन चार्ज की जो बॉडी है वह उनके बीच में डिस्टेंस जो भी है उसके कंपेयर में काफ़ी छोटे हैं वो चार्ज। मतलब R बहुत बड़ा है और Q1 Q2 बहुत छोटे हैं। उस केस में हम इन चार्जेस को क्या बोल सकते हैं, पॉइंट चार्ज। तो कूलॉम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात करें तो कूलॉम्स लॉ जो है वैलिड नहीं है बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए। तो 10⁻⁻15 मीटर से नीचे में, है ना, कूलॉम्स फोर्स को हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते, है ना, वहां पर ये कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि कूलॉम्स लॉ, है ना, किस रेंज पे एप्लीकेबल नहीं है। तो 10⁻⁻15 मीटर से अगर छोटी डिस्टेंस है तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर सिमिलरिटी की बात करें तो कूलॉम्स लॉ, है ना, या कूलॉम्स फोर्स बिल्कुल सिमिलर है, कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। ये भी, है ना, इनवर्सली स्क्वायर लॉ है। देखिए यहां पे भी डिस्टेंस का, है ना, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके इनवर्स कर रहे हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। सेम आपने पढ़ रखा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स था, देखिए क्या था, F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर भी देखिए आर स्क्वायर इनवर्सली आया है, यहां पे भी आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। तो एक सिमिलरिटी हो गई, है ना, कूलॉम्स फोर्स में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको बोल सकते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में भी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग मास को पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक सिमिलरिटी की बात आ गई। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, बहुत वीक होता है कंपेरेटिवली, है ना, ये वाला फोर्स बहुत वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, कूलॉम्स फोर्स है, क्योंकि कूलॉम ने इसको स्टडी किया इसलिए कूलॉम्स फोर्स भी बोल देते हैं हम लोग। तो ये इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने Q1 Q2 प्लेस कराए, उनके बीच में R डिस्टेंस है, तो वह जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है वही है। तो सिंपली Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करिए, डिस्टेंस का स्क्वायर करके, है ना, इनवर्सली रखिए और K की वैल्यू प्लेस करा दीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में कई बार एक क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लोग फ्री स्पेस को हटा दें, दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस नहीं, वैक्यूम नहीं है, हमने क्या फिल कर रखा है, कोई मीडियम फिल कर रखा है, तो फोर्स की वैल्यू, है ना, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कब रहेगी, जब दो चार्जेस के बीच में क्या हो, फ्री स्पेस हो। इसको हम लोग सिंपली भी समझ सकते हैं। सपोज दैट, है ना, दो चार्जेस ले रखे, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इनके बीच में हमने क्या फिल कर दिया, मीडियम फिल कर दिया, कुछ मीडियम फिल कर दिया। तो जाहिर सी बात है इससे आने वाला इफेक्ट जो है, इस पर पड़ने वाला जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितनी वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगी, तो हम देखते हैं, ये हमने पढ़ रखा है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका एक सिंबल और है, K से भी हम इसको डिनोट कर देते हैं कई बार। तो कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, तो K टाइम्स जो है फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी कंपेयर टू फ्री स्पेस। तो जो भी रिलेटिव परमिटिविटी होगी किसी मीडियम की, उतने टाइम्स उस फोर्स, है ना, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कैसे, है ना, K टाइम्स रिड्यूस आ जाएगा। तो हम लोग करते क्या है कि हम इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन R की जगह क्या लिख देते हैं, K प्लेस कर देते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन मीडियम प्लेस है उनके में, तो Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, है ना, इसकी जगह क्या लिख दिया, K लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस के लिए मैंने नॉट का इस्तेमाल किया, तो F0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन में अगर सेकंड को डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बनेगा, Fm अपॉन F0 = ये वैल्यू बन जाएगी, है ना। इसमें आप देखेंगे तो ये और ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, Fm अपॉन F0 = 1/K। सो Fm = आ जाएगा F0/K। कुल मिला के, है ना, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
जब कोई मीडियम फिल है ना, के टाइम्स रिड्यूस हो गया कंपेयर टू फ्री स्पेस, है ना। तो इसको याद कर लेंगे। मैं ना कई बार न्यूमेरिकल्स आता है कि कोई मीडियम दे देगा और रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा, बोलेगा फोर्स बताओ कितना डिक्रीज हो गया, तो के की वैल्यू से सीधे फ्री स्पेस वाले फोर्सेस में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमको फोर्स मिल जाएगा दो चार्जेस के बीच में। जब कोई मीडियम फील्ड है ना, और उसकी रिलेटिविटी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉर है ना, आर है, या के को हमने प्लेस कर रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है।